तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और उसकी दुनिया भर की एप्लीकेशंस जो हैं हम लोग डेली लाइफ में देखने को हमें मिलती है, और वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप लोग सुबह सुबह उठते हो, आजकल तो खैर गर्मियाँ हैं, लेकिन अगर सर्दियाँ होती तो सबसे पहले आपको गर्म पानी चाहिए होता है, तो आप लोग क्या करते, गीज़र में से पानी निकालते। अब गीज़र में से पानी कैसे गर्म हुआ? दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है कि नहीं? अच्छा, और मान लो आपको खाने में अगर आप टोस्टर बनाने लग गए, तो टोस्टर के अंदर ब्रेड जो टोस्ट बनता है, दैट इज़ ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर आप रेडी वेडी हुए, आपने कपड़े प्रेस करे मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है कि नहीं? और ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशन हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे लेमिनेशन करना, और एग्जांपल देता हूँ, लेमिनेशन करना है ना, मोबाइल फ़ोन की लेमिनेशन करते हो तो ऊपर गरम गरम हवा डालते हो, वो गरम गरम हवा कहाँ से आती है? हेयर ड्रायर की या फिर उस मशीन की, दैट इज़ ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इवन फोटोकॉपी मशीन में आपने देखा होगा ना, लास्ट में पेपर जो है गर्म होके निकलता है, काफ़ी गर्म गर्म होता है, तो वो भी गर्म करके पेपर की इंक को सुखाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार, बहुत बार, ज़्यादातर ये अनवांटेड हीटिंग भी पैदा करता है, जो ऐसी हीटिंग जिसका कोई खास काम नहीं होता। जैसे चार्जर, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग करने के लिए लगाते हो, आपका चार्जर भी गर्म हो जाता है, आपका फ़ोन भी गर्म हो जाता है, उस गर्म होने का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है कि नहीं? आपका जो एलईडी बल्ब है, आजकल एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं, इसको कहते हैं बहुत एफिशिएंट हैं, है ना, और बल्ब का काम है लाइट देना, लेकिन वो भी गर्म हो जाते हैं, थोड़े थोड़े गर्म होते हैं, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है, और वो हीट हमारे किसी काम की नहीं है। पुराने समय में, मतलब आज से 10-12 साल पहले सबके घर में CFL से पहले इनकैंडिसेंट बल्ब होते थे, है ना, ऐसे गोल गोल लट्टू होते थे, बल्ब होते थे जो येलो कलर की लाइट छोड़ते थे, और वो लाइट से ज़्यादा हीट फेंकते थे। सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में उनकी लाइट गर्मी पैदा करती थी। आजकल भी कई जगह जो है पैटीज, समोसे वगैरह गर्म करने के लिए ना, जिनके पास हीटिंग का अच्छा जो नहीं होता, वो क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं अंदर हीटिंग करने के लिए। ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो हम लोग स्टडी करेंगे हीटिंग क्यों होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको स्टडी करेंगे कि हीटिंग किस वजह से होती है। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना। और कहां से कहां मूव करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं, है कि नहीं? और करंट कहां मूव करता है? करंट मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, है ना। ये तो हम बात कर ही चुके। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो एक तरीके से हम कहते हैं ना, रिवाज की तरीके से जो डायरेक्शन है करंट की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या वो सीधे सीधे जाएगा? क्या वो स्ट्रेट नेगेटिव टर्मिनल से सीधे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, बिल्कुल सीधे गोली की तरह? नो। हमने पढ़ा है ना, वो टकराता पकड़ाता, है ना, टक्कर वक्कर मारता हुआ, गिरता पड़ता, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है कि नहीं? जब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तरफ जाएगा तो उसका रास्ता सीधा साधा नहीं है, जिगजैग है, पहले से जिगजैग है, ऐसे टेढ़ा, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसको हमने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रैंडम मोशन दिया था ना। रैंडम मोशन में क्या है कि मतलब कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, जिगजैग पाथ है। इधर गया, टक्कर मारी, इधर मुड़ गया, इधर टक्कर मारी, इधर मुड़ गया, इधर टक्कर मारी, इधर मुड़ गया, ऐसे 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 जिगजैग। लेकिन जब हम उसको बैटरी से जोड़ते हैं ना, तो जिगजैग के साथ साथ वो धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी सरकना शुरू कर देता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। अब इस जिगजैग में ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी लाई करता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है, वैसे तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए थी, हाँ, तेजी से बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? QE, E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इज चार्ज,
ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करना चाहिए था, स्पीड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, स्पीड बढ़ती है फिर टक्कर खा जाता है, फिर स्पीड बढ़ती है फिर टक्कर खा जाता है, फिर स्पीड बढ़ती है फिर टक्कर खा जाता है कि नहीं? तो उसकी स्पीड असल में बढ़ ही नहीं पाती, और जो एनर्जी उसने गेन करी ना, जो एनर्जी उसने गेन करी वो मेटल आयन के साथ टक्कर मारने में खर्च हो जाती है। समझ गए? अब देखो हमारा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। चलना शुरू किया, स्पीड बढ़ी, लेकिन किसी मेटल आयन के साथ टकरा गया, मेटल आयन के साथ टकरा गया, है कि नहीं? और टकरा के फिर इधर मुड़ गया, फिर स्पीड बढ़ी, फिर एनर्जी गेन करी, लेकिन फिर से टक्कर किसी से मार ली, फिर किसी मेटल आयन से टक्कर मार ली। ऐसे करते 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 वो इस तरीके से जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। और जो एनर्जी वो गेन करता है ना, जो एनर्जी वो गेन करता है वो मेटल आयन के साथ कोलाइड करने में, टक्कर मारने में खर्च हो जाती है, निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ गए? ये है कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। क्लियर? तो अब इसको हम लोग इसकी फॉर्मूला निकालेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होती है। चलो करते हैं शुरू। तो रिलेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, रिलेशन फॉर heat produced in a conductor, relation for heat produced in a conductor, resistor, device, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है और इसको हमने कनेक्ट किया है किसी सेल या बैटरी से, यहाँ पर हमने की लगाई है, हमारा एवरग्रीन सर्किट, हमेशा काम आने वाला सर्किट है ये। बैटरी की वोल्टेज, बैटरी का ईएमएफ है ई, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो करता है मान लो आई, इसका रेजिस्टेंस है आर। ओके, अच्छा अब देखो हमने हमेशा इस तरीके से बात करी है कि जब हमारा चार्ज यहाँ से निकलेगा तो एनर्जी गेन करके निकलेगा, एनर्जी ले करके निकलेगा, है ना? एनर्जी लेके निकलेगा, और कितनी एनर्जी लेके निकलेगा? अगर ईएमएफ ई है और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके पास ई एनर्जी होगी पर यूनिट चार्ज। अगर यूनिट चार्ज निकल रहा है ना हमारा, तो यहाँ पर उसके पास ई एनर्जी है, ई जूल्स की एनर्जी है, और यहाँ से यहाँ चलने में एनर्जी का खर्चा होगा। कितनी खर्च हो जाएगी? ई के इक्वली खर्च हो जाएगी, और वापस से उसकी एनर्जी हो जाएगी जीरो, और वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। फिर से सेल से एनर्जी लेगा, ठीक है, और उसने एक जूल के लिए, सॉरी एक कूलॉम के लिए एनर्जी ली ई जूल्स, और वो यहाँ से लेके चला, है कि नहीं? तो जो यहाँ से यहाँ जाने में काम करना पड़ा वही तो हीट के फॉर्म में लूज होगा। समझ गए? जो यहाँ से यहाँ जाने में खर्च होगा, जो काम करना पड़ेगा, वही हीट के फॉर्म में लूज होगा। चलो निकालते हैं फॉर्मूला। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। मान लो इनके बीच में वोल्टेज V है, मतलब ये EMF एज इट इज यहाँ पर सारा नहीं मिलता, ठीक है। ये पॉइंट है VB पोटेंशियल पर, ये पॉइंट है VA पोटेंशियल पर, चार्ज है हमारा Q, है ना, चार्ज है हमारा Q। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना काम करना पड़ रहा है? तो हम लिखेंगे WAB, A से B जाने के लिए किया गया वर्क इज इक्वल टू Q VB माइनस VA, है कि नहीं? हमेशा ऐसे लिखते हैं। अच्छा, VB तो लोअर पोटेंशियल पे है ना, VB तो लोअर पोटेंशियल पे है, तो हम लिखेंगे माइनस Q VA माइनस VB, और VA माइनस VB मान लो V के इक्वल है, तो WAB हुआ माइनस Q इंटू V, है ना, माइनस Q इंटू V, A से B तक जाने के लिए। ओके, और लेकिन हमें तो करंट दिया हुआ है,
चार्ज नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, करंट। हमें करंट के फॉर्म में आंसर लिखना है। तो हम जानते हैं करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन होती है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q हो जाएगा I इंटू टी। सो वर्क बन जाएगा माइनस आई वी इंटू टी। समझ गए? क्लियर? यही हीट के फॉर्म में लूज होगा। ये तो काम करना पड़ा हमारे चार्ज को, है ना, ये तो हमारे पॉजिटिव चार्ज को काम करना पड़ा। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो तो नेगेटिव तरफ अपने आप चला जाएगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वर्क होगा वो इसका ठीक उल्टा होगा, वो होगा आई वी इंटू टी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? ठीक है, यही फॉर्मूला है हीट का। यही वर्क जो है हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगा, बल्कि यूं कह सकते हो इतना काम करना पड़ेगा ए से बी चलने के लिए इस रेजिस्टेंस में आई वी इंटू टी। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए से बी, आई को अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, है कि नहीं? आई इज टू वी बाई आर ही होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इंटू वी इंटू टी। तो वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी हीट का ही एक फॉर्म है। इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी। अब देखो आई वी इंटू टी, वी बाई आर इंटू टी। अगर हम आर को चेंज कर दें या किसी एक चीज को चेंज कर दें तो हम एक और फॉर्मूला हमें मिल सकता है, और क्या है, इस फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर देते हैं v इज इक्वल टू आई आर तो हम कर चुके, आई स्क्वायर आर आ गया, आई को v बाई आर कर चुके, r को कर देते हैं, r को कन्वर्ट करेंगे, r क्या मिलेगा, v बाई आई। सो v स्क्वायर बाई v बाई आई इंटू टी। ये तो हमें फिर वही मिल गया। एक और तरीके से करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ इस बाकी चीज को। तो हमारा जो फॉर्मूला आया वो क्या क्या आया था, एक तो ये आया ए टू बी जाने के लिए आई वी इंटू टी, और दूसरा है आई स्क्वायर, कौन सा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और इसी में अगर हम लोग v को लिख दें आई आर, है ना, v को आई आर लिख दें, सो आई आर इंटू टी, तो वर्क डन हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये तीन फॉर्मूले हमने देखे हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस R। एक तो फॉर्मूला ये है हमारा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है, दूसरा है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और तीसरा है आई वी इंटू टी। तीन अलग अलग फॉर्मूले हम हीट प्रोड्यूस्ड के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? समझ गए? इजी, एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है, ठीक है। अब हम हीट प्रोड्यूस की तो बात कर चुके, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। पावर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो ये दिस इज वर्क डन, हमें तो पर यूनिट टाइम चाहिए, उसी को तो पावर कहेंगे, तो लिखते हैं पावर के लिए फॉर्मूला भी। सो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। पावर और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में पावर और एनर्जी को ना मिक्स कर देते हैं। एनर्जी पावर, पावर एनर्जी हमारे लिए कोई डिफरेंट ही नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है वैसे मानते हैं, लेकिन फिजिक्स में दोनों में एक बहुत खास अंतर है, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम। सो क्या है, रिलेशन फॉर पावर, रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला निकाल लिया, जो वर्क डन है वही हीट प्रोड्यूस्ड है, जो वर्क डन है वही हीट प्रोड्यूस्ड है, और हमने लिखा आई वी इंटू टी, और लिखा इसको वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और हमने लिखा आई स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। एंड वर्क डन या हीट प्रोड्यूस्ड लिख लेते हैं। अब तो हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम क्या होगा, वो बन जाएगा आई वी बन जाएगा, या इक्वली कर देते हैं वी स्क्वायर बाई आर बन सकता है,
या आई स्क्वायर इंटू आर बन सकता है। ये फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिकल पावर के, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट की बात कर लें तो हीट की एनर्जी होती है जूल, टाइम की एनर्जी यूनिट होती है सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को एक नया नाम दे देते हैं जिसका नाम है वॉट। ठीक है, जिसका नाम है वॉट। सो 1 वॉट का मतलब क्या है? 1 वॉट का वर्क, 1 वॉट की हीट कब प्रोड्यूस होगी? जब 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में करना पड़े, या हर 1 सेकेंड में हमें 1 जूल का काम करना पड़े, तब हम कहेंगे 1 वॉट ऑफ पावर हैज बीन कंज्यूम्ड या यूज्ड। ठीक है, या इतनी एनर्जी पर सेकंड हमें खर्च करनी पड़ रही है उतने चार्ज को मूव करवाने के लिए। क्लियर? वॉट। ओके, सो 3 फॉर्मूले हम लोग पावर के देख रहे हैं। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, एक और बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड पावर। इसकी ब्रीफली हम बात कर लेते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर एंड एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले एनर्जी बात करते हैं, डिफाइन करते हैं सिंपली, दैट इज 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट होती है पर आर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? अगर किलो मतलब 1000 वॉट 1 आवर के लिए यूज करें तो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम इसको सेकेंड से बदल लें तो 1000 इंटू 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करके लिखें तो 36 1 2 3 4 5 जूल्स। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझ गए? 1 यूनिट का मतलब समझ में गया? इसको 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट का सिंपल सा मीनिंग है, आपने अपने बिजली का मीटर तो देखा ही होगा ना, इलेक्ट्रिकल मीटर। जब आपका बिल आता है तो उसमें यूनिट्स दी जाती हैं कि आपने पिछले 2 महीनों में इतने यूनिट्स की बिजली कंज्यूम करी। 1 यूनिट इतना होता है। समझ गए? आज अपने मीटर की रीडिंग नोट कर लो, कल फिर नोट कर लो, माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस होगा ना वो यूनिट्स में आएगा, यूनिट्स में। तो इतने यूनिट्स या इतने जूल्स के बराबर एनर्जी खर्च करी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ कह देते हैं 1 यूनिट। क्लियर? तो 1 यूनिट। अब इसको समझें कैसे? समझना बहुत इजी है कि भाई इतनी एनर्जी खर्च करने का मीनिंग क्या है, इसको हमें मीनिंग दिमाग में आना चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपकी जो इलेक्ट्रिकल आयरन है, आपकी जो प्रेस है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है 1000 वॉट, ये लिखा हुआ है। तो 1000 वॉट की जो आपकी प्रेस है ना, 1 किलो वाट हो गया, 1000 मतलब 1 किलो हो गया। तो 1 किलो वाट की प्रेस को अगर 1 घंटे के लिए आप प्रेस करने के लिए यूज़ करोगे तो आपके बिजली का मीटर एक वैल्यू आगे बढ़ जाएगा, 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। समझ गए? ये मतलब है इसका। और समझो, अगर आपके पास 100 वॉट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो 100 वाट का आपके पास क्या है, 100 वाट का एक बल्ब है पुराने टाइम का। ओके, तो उस बल्ब को अगर आप 100 वाट का बल्ब है, अगर आप 10 घंटे के लिए यूज़ करोगे तब जाके 1000 वॉट आवर बन जाएगा, है ना। सो हम लिख सकते हैं 1000, एग्जाम्पल वही प्रेस वाला, 1000 वॉट फॉर 1 आवर। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट के बराबर एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। 100 वॉट का बल्ब है और अगर 100 वॉट के बल्ब को आप यूज करोगे 10 घंटों के लिए तब ये 1 यूनिट बन जाएगा। ओके, अगर आपका CFL बल्ब है, CFL बल्ब, ठीक है, CFL बल्ब की जो पावर रेटिंग होती है
वो होती है 9 वॉट, है ना, 7 वॉट, इस तरीके से हम इजी ले लेते हैं, 10 वॉट की ले लेते हैं CFL बल्ब की। तो CFL बल्ब कितने घंटे के लिए चलेगा एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए? 1000, है ना, सॉरी 100 घंटों में उतनी बिजली खाएगा जितनी हमारा 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटों में खाएगा। यानी कि हमारा 10 वाट का CFL बल्ब 10 गुना ज़्यादा समय में उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा जितना हमारा 100 वाट का बल्ब करेगा। इसीलिए CFL एक बहुत बड़ी सेविंग है। तो इससे भी हमें 1 यूनिट मिलता है, समझ गए? जो हमारा LED बल्ब है ना, सॉरी CFL बोल दिया मैंने, जो हमारा LED बल्ब है ना, इसकी डिस्कवरी में एक तरीके से नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में। तो ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है, इतनी मेजर डिस्कवरी है कि जिसको जो है साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत बड़ा आविष्कार माना, क्योंकि इससे बिजली की इतनी ज़बरदस्त सेविंग होगी, और सेविंग होगी तो पोल्यूशन कम होगा, है ना। पावर जो हमारे जनरेटिंग फैक्ट्रीज़ हैं जो पावर जनरेट करती हैं वो कोयला जलाती हैं, तो उनको उतनी ही बिजली पैदा करने के लिए कम कोयला जलाना पड़ेगा, पोल्यूशन कम होगा, समझ गए? तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, है ना, और 2-4 साल हम लोग फालतू जी जाएंगे, है कि नहीं, एनर्जी भी बचेगी। क्लियर? तो ये मतलब है 1 यूनिट का, इसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक और बात, हॉर्स पावर क्या होता है। हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, हॉर्स पावर क्या होता है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सी है, लेकिन जनरली मोटर्स वगैरह जो डिवाइसेस होते हैं वो हॉर्स पावर में उनकी वैल्यू बताई जाती है। सो हॉर्स पावर क्या होता है, लिखते हैं। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 746 वॉट, ये 1 हॉर्स पावर है। जितने भी हमारे मोटर है ना, जनरली उसकी जो पावर रेटिंग होती है हॉर्स पावर में बताई जाती है। हम बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, ठीक है, बस इसमें इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हम अपनी कि भाई हमारे जो अप्लायंसेस हैं सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो इसकी बात करेंगे अब हम। अगर पहले तो हम बात करते हैं कुछ जनरल सी बात कि हमारे घरों में अलग अलग वॉट की चीज़ें होती हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 100 वॉट का बल्ब ले लेते हैं और 60 वॉट का बल्ब ले लेते हैं। एक बल्ब है 100 वॉट का, 100 वॉट का एक बल्ब है, और एक है 60 वॉट का बल्ब, और ये भी बल्ब है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 100 वॉट के बल्ब का मतलब है कि ये 100 जूल्स पर सेकेंड कंज्यूम करेगा या उसके बराबर की लाइट देगा, है कि नहीं। और इसका मतलब है 60 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी के बराबर लाइट देगा या एनर्जी खर्च करेगा। अब इनमें देखो, ज़्यादा लाइट कौन देगा? ज़्यादा वॉट वाला, है ना, ज़्यादा वॉट वाला ज़्यादा लाइट देगा, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और जब इनकी रेटिंग लिखी जाती है ना, जैसे ही लिखा है 100 वॉट बल्ब लिखा हुआ है, ये 100 वॉट का बल्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वोल्टेज है ना वो 220 वोल्ट और 100 वॉट ऐसे कंपनी लिख करके देती है। 220 वोल्ट 100 वॉट, या फिर ऐसे लिखेंगे 220 वोल्ट 60 वॉट। मतलब अगर 220 वोल्ट दोगे तो ये 100 वॉट के बराबर 100 जूल पर सेकंड के बराबर एनर्जी देगा, ठीक है। अगर वोल्टेज को कम कर दोगे, 220 नहीं दोगे, तो ये 100 भी नहीं देगा। ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है भाई। अगर लाइट कम हो जाती है, वैसे शहरों में तो लाइट ठीक ठाक रहती है, लेकिन गांव वगैरह में अगर लाइट वोल्टेज कम हो जाती है ना तो हमारे बल्ब भी डिम हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज कम हो जाएगी तो पावर उतनी नहीं रहेगी, सिंपल सी मीनिंग ये। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अब इनमें से वोल्टेज दोनों को सेम दे रहे हैं, पावर दोनों की दे रखी है,
तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? देखो ध्यान से, ये एक बल्ब है, इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमने वोल्टेज लगा रखी है, मान लो ये 100 वोल्ट है, सॉरी 220 वोल्ट है, ओके। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बल्ब है और ये भी 220 वोल्ट है, लेकिन ये 100 वॉट है, ये 60 वॉट है। वोल्टेज दोनों की 220, ठीक है, लेकिन एक दे रहा है 100 वॉट, एक दे रहा है 60 वॉट। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? वोल्टेज दोनों की सेम है ना, वोल्टेज दोनों की सेम है। वोल्टेज पावर हम कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वोल्टेज पावर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और बात करनी है हमें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस निकालना है। तो इन तीन चीज को कनेक्ट कौन करता है? इन तीन चीज को कनेक्ट करता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये चीज हमारे तीनों को कनेक्ट करती है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम निकालना क्या चाह रहे हैं? रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस होगा वी स्क्वायर बाई पी। वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, 220 का स्क्वायर, पावर एक की 100 है और दूसरे की पावर कितनी है? R1 ले लेते हैं इसका नाम, और दूसरे का नाम R2 ले लेते हैं, और वो हो जाएगा 220/60, है ना। न्यूमरेटर दोनों सेम है, 220 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक में 100 एक में 60 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका रेजिस्टेंस छोटा। सो दिस इज स्मॉल, यानी 100 वॉट का रेजिस्टेंस छोटा होगा। ये भी एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली अगर हम वैसे ही सोच के देखें तो हमारी सोच के उल्टे ही आंसर आता है। ज्यादा पावर वाला कम रेजिस्टेंस का होता है, समझ गए? ज्यादा पावर वाला हमेशा कम रेजिस्टेंस का होता है, ये बात ध्यान में रखो। ये मतलब हमारे इंट्यूशन में नहीं आती, मतलब हमारे मन नहीं कहता ये बात, लेकिन फॉर्मूला कहता है। करंट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना इसके अंदर, करंट वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग होगा, है कि नहीं। इसलिए यहां पर दोनों के रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए मान लो आप कहना शुरू कर दो, सर आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अगर आर स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर इस फॉर्मूले में अगर आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम नहीं है, वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, इसीलिए हमने ये वाले फॉर्मूले को यूज किया, ठीक है। अच्छा अब बताओ ज्यादा करंट कौन लेगा? ज्यादा करंट कौन लेगा? जिसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है ना, तो ये ज्यादा करंट लेगा। यानी ज्यादा पावर वाला ज्यादा करंट लेता है, कम करंट वाला कम करंट लेता है। क्लियर है? इजी, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो करंट का हमने यूज फॉर्मूला नहीं करना, करंट वाला हमें तो वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि वोल्टेज दोनों की सेम है, करंट दोनों सेम नहीं है। करंट उसका ज्यादा है जिसकी पावर ज्यादा है। बेसिक इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पावर इसीलिए ज्यादा है कि वो ज्यादा करंट ले रहा है, ठीक है। चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं अगर इन दोनों बल्ब्स को 100 वॉट की और 60 वॉट की बल्ब्स को घरों में जो कनेक्शन होता है ना, वैसे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। एक बार घर का कनेक्शन देख लेते हैं कैसे होता है, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं हाउस होल्ड कनेक्शंस, हाउस होल्ड कनेक्शन। थोड़ी सी ब्रीफ में बात करते हैं। भाई आपका ये पोल है ना, यहाँ पर पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है ये वाला, यहाँ से ऐसे तार होते हैं, है ना, तार होते हैं ना। हमें दो तार से मतलब होता है इस तरीके से ज्यादातर, ओके। यहाँ पर लगा होता है तुम्हारा मीटर, दिस इज योर मीटर, मीटर में से निकलेंगे दो तार। एक अर्थ का भी होता है ना, अर्थ को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, उसका कुछ खास यूज नहीं है। तो ये दो तार हैं, एक को कहते हैं लाइव, एक को कहते हैं न्यूट्रल, है ना। एक को कहते हैं लाइव, एक को कहते हैं न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते क्योंकि एसी है ये। अच्छा अब हम अपने फैन को ऐसे कनेक्ट करते हैं,
ये हो गया हमारा फैन, दिस इज योर फैन। ये है हमारा दूसरा अप्लायंस, मान लो टीवी। इस तरीके से एक और बीच में अप्लायंस लगा देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रिज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सभी इंस्ट्रूमेंट पैरेलल में हैं, सभी का एक तरफ का कनेक्शन एक तरफ और दूसरी तरफ का कनेक्शन दूसरी तरफ। ये सारे किसमें हैं? पैरेलल में। सीरीज में कैसे होते हैं? सीरीज में ऐसे होते हैं, यहां पर तुम्हारा टीवी, यहां पर तुम्हारा एसी, यहां पर तुम्हारा बल्ब, ये होते सीरीज में, ये सीरीज में होते। लेकिन हमारे घर में कनेक्शंस ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। सबको इक्वल वोल्टेज मिलती है, सबको, क्योंकि पैरेलल में ना, पैरेलल में होने की वजह से सबको वोल्टेज कैसे मिलेगी? सबको वोल्टेज इक्वल मिलेगी। इक्वल वोल्टेज मिलेगी तो हमने जैसे बताया था ना कि उनकी जो पावर रेटिंग होती है ना, वो सेम वोल्टेज के लिए होती है। 220 वोल्ट वगैरह वगैरह लिखा रहता है, तो 220 वोल्ट पे जो पावर लिखी रहती है वो एक्चुअल में उतनी पावर वो देता है, और वो पैरेलल में ही इक्वल वोल्टेज मिलेगी। लेकिन अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज डिवाइड होगी, है ना, हमने पढ़ा है ना कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, और वोल्टेज डिवाइड होगी तो किसमें ज़्यादा वोल्टेज होगी? जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी। अच्छा, तीनों के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वोल्टेज इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी तो उनकी वोल्टेज इक्वल नहीं होगी, वोल्टेज इक्वल नहीं होगी तो अपना सही काम भी नहीं कर पाएंगे। और अगर एक को स्विच ऑफ कर दोगे ना तो सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम अपने घरों के जो कनेक्शंस हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अब हम अपना एग्जांपल लेकर के चलते हैं बल्ब का, दोनों बल्ब का, और सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं कि उन पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बार देखते हैं मेरा टाइम क्या कितना बचा हुआ है, तो 1-2 मिनट हैं, करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ टू बल्ब्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे, एक बार सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पावर पे क्या फर्क पड़ता है। सो कंपैरिजन ऑफ टू बल्ब्स of 100 watt 60 watt when connected in series या पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने पर उनकी पावर पे क्या फर्क पड़ता है, ये देखने वाली बात है। तो देखो, पहले हमने उनको सीरीज में करते हैं। चलो, ये हमने सीरीज में जोड़ा, ये हमारा बल्ब है, दिस इज वन बल्ब, दिस इज अनदर बल्ब, हमने सीरीज में जोड़ दिया। ये हमारा 200, इजी करने के लिए 200 वोल्ट ले लेते हैं, 220 के बजाय 200 ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने डीसी दिखाया हुआ है, वैसे एसी होता है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने डीसी वोल्टेज ली हुई है। ये हमारा बल्ब है 100 वॉट का, ये है हमारा 60 वॉट का। रेजिस्टेंस की बात कर ली ना हम लोगों ने, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। R1 हम देख चुके हैं, R1 बड़ा है R2 से, हम प्रूव कर चुके हैं ना, R1 R2 से बड़ा है। सर्किट में जो करंट होगा वो कैसा होगा? सर्किट में करंट सेम जाएगा दोनों अप्लायंसेस में, तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी ना वो होगी I स्क्वायर R इंटू टी टाइम के अंदर, सेकेंड वाले बल्ब के अंदर। और पहले वाले बल्ब के अंदर यानी इसके अंदर I स्क्वायर R1 इंटू टी। अब देखो किसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है? रेजिस्टेंस किसका बड़ा है? R1 का, तो इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, यानी ये बल्ब ज़्यादा लाइट देगा। वैसे दोनों को अलग अलग जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि 100 वॉट वाला ज़्यादा लाइट देना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला या यूँ कह लो कम पावर वाला ज़्यादा लाइट देगा, ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये आंसर भी हमारे नॉर्मल कॉमन सेंस से हट करके है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पैरेलल की तो हम बात कर ही चुके हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते तो क्या होता है, सीरीज में देख लिया। अच्छा, अगर मान लो करंट अचानक से बढ़ जाए, अगर अचानक से करंट बढ़ जाए तो कौन से बल्ब को फ्यूज होने की संभावना ज़्यादा है? फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? वायर का मेल्ट होना।
तो अगर करंट जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो मेल्ट होने की संभावना किसमें होगी, R1 में, क्योंकि ज़्यादा हीट देता है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी बचा हुआ टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।